आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन के अंदर। हम 2012 से एक डेडिकेटेड फिलोसफिकल रिसर्च सेंटर की भांति काम कर रहे हैं। 2012 से एनटीए नेट के बैचेस हमारे कंटिन्यूसली प्ले होते रहे हैं और खैर हमारा कभी ये रहा नहीं कि हम ये बताएं कि इतने बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गए, वॉटेवर जो भी है। तो अभी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, पेपर फर्स्ट को भी हमें लगा क्यों ना बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, इजी वे के अंदर उन्हें एक्सप्लेन किया जाए। तो इसी मुहिम में हमने कहा था 10 अगस्त से हम कहानी शुरू करेंगे। 10 अगस्त को हमने डिटेल सिलेबस देखा था कि सिलेबस कैसा है, क्या इसका प्रारूप है, क्या इसकी रूपरेखा है, वॉट जो भी था हमने सब इस पर डिस्कस किया था। इसके अलावा आज हम पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। और कुछ बच्चों ने पूछा सर लाइव क्लास रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए लाइव क्लास का शेड्यूल जो है हमारा थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है। लाइव क्लासेस अभी मैं कहूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक कंटिन्यूस हमारी लाइव क्लासेस रहती है। तो इतना शेड्यूल नहीं है हमारे पास कि इसके लिए हम अलग से एक स्पेसिफिक टाइम निकालें। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, ये उतनी ही लाभान्वित है आपके लिए जितनी की लाइव क्लास होगी। तो आप इससे भी अपना फायदा कर सकते हैं, अपना फायदा उठा सकते हैं। अपना फायदा देखिए, अपना बेनिफिट देखिए। जहां से मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं वहां से मैक्सिमम आउटपुट निकालिए। तो ये हमारा मुहिम है कि पेपर फर्स्ट जो बच्चों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कवर अप करके हाथों हाथ उसकी कुछ प्रैक्टिस करें और उस टॉपिक को बंद करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, देखिएगा एनटीए नेट पेपर फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा केवल इसलिए नहीं दी जाती है कि बच्चे को हम ज्ञान दे दें। ज्ञान केवल ऐसा नहीं होता कि किताबों में जो लिखा हुआ है वही ज्ञान है, बात खत्म, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। इन किताबों के द्वारा, इस टीचिंग के द्वारा, इस एजुकेशन के द्वारा आखिर हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं, हम देना क्या चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम जब बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम जब बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हम जब बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आप जब बच्चों को फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आखिर आपका मोटिव क्या है। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। आप आपकी जो सभ्यता है उस सभ्यता को आगे भेज रहे हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आप लेकर जा रहे हैं। वरना क्यों हम बच्चों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में समझाते हैं। हम क्यों बच्चों को कहते हैं कि यहाँ मौर्य काल हुआ था, यहाँ पर गुप्त काल हुआ था, यहाँ पर मुगल काल हुआ था। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि ये सभ्यताएं, ये कल्चर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। हम उन्हें वो शिक्षा दें, हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें जिस शिक्षा के अंदर वो अपने समाज को जाने, जिस शिक्षा के अंदर वो अपने आसपास के माहौल को जाने, जिस शिक्षा के अंदर उन्हें इतिहास का भी ज्ञान हो, उन्हें वर्तमान का भी ज्ञान हो, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। ये शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है एक बच्चे के लिए। नेक्स्ट देखिए, अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग शुड। एक वास्तविक परिभाषा शिक्षा की क्या होनी चाहिए। आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। रिवील ऑब्जेक्टिव्स। रिवील ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। कहने का तात्पर्य, टीचिंग का मतलब क्या है। टीचिंग का मुद्दा इतना सही है जो हमें यह समझाए कि ये एक प्रोसेस है और एक प्रोडक्ट है। शिक्षा एक प्रक्रिया है या अंतिम लक्ष्य है, ये साध्य है या साधन है। ये शिक्षा की एक परिभाषा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग की, तो अलग अलग शिक्षाविदों ने, अलग अलग ज्ञानियों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग
खोजियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे मॉरिसन की हम बात करें, अ डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस वेयर द टीचर्स इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर ऑफ लेस experienced people helps them develop according to the need and ideas of the society. डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस, सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर डिसिप्लिन नामक तत्व जरूर हो, एक नियम हो, एक खूबसूरती हो उसकी कि यहां हर चीज एक सिस्टम के साथ ही रन करती है। जैसे हमने देखा होगा, हम जब एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो बीज एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है। पहले वो अंकुरित होता है, फिर उसका पौधा निकलता है, पौधा वृक्ष बनता है, वृक्ष पर फल आते हैं, फल टूट जाते हैं, वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, वृक्ष खत्म हो जाता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। ये एक डिसिप्लिन है उसका। अगर एक वृक्ष कहे मुझे तो फल नहीं उगाने, मैं तो डायरेक्ट राख बनना चाहता हूं, प्रकृति उसे इसकी इजाजत नहीं देती है। मॉरिसन भी यही बात कहना चाहते हैं। मॉरिसन कहते हैं शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा देखिए, where the teacher influence the behavior of less experienced people, जहां पर शिक्षक अपने से कम ज्ञानी व्यक्तियों को, बच्चों को, इंसानों को जिनको ज्ञान नहीं है, उनको नियंत्रण करने की कोशिश करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है। एक शिक्षक और बच्चे का संबंध इस प्रकार का है जिस प्रकार हमने देखा होगा कि सूरज और इस धरती का संबंध है। सूरज के प्रकाश से धरती पर चमक आ जाती है। धरती का अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूरज के प्रकाश से हमें दिन की अनुभूति होती है। उसी प्रकार शिक्षक के ज्ञान से, शिक्षक के इन्फ्लुएंस से, उसके बिहेवियर से एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, विद्यार्थी के अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। ज्ञान प्रकाशित होता है अकॉर्डिंग टू मॉरिसन। स्मिथ की मैं बात करूं, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम्ड टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। डिसिप्लिन मॉरिसन ने कहा था, ऑर्गेनाइज्ड स्मिथ कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज को आपने लक्ष्य किया और फिर जो शिक्षा लेने आपके पास आया है उसको आपने वहां तक ले जाने की मदद की उसकी, बस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। कंसिडर्ड अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन एजेंट, जिसको हम कहें एक शिक्षक, गोल, बच्चे का एक लक्ष्य है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो ऑनलाइन हो गया, चाहे वो कॉलेज हो गया, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो गया, व्हाटएवर, बट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। ब्रूवेचर कहते हैं वेयर द पीपल्स प्ले अ सेंट्रल रोल, जो कम ज्ञानी व्यक्ति हैं उनका केंद्रीय रोल होता है, क्योंकि टीचर्स पढ़ाएंगे किसे? अगर कोई कम ज्ञानी नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएंगे किसे? गे कहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड दो रिजल्टिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। एमेजॉन कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोशल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड टॉप। क्लर्क कहते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी रिजल्टिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ग्रीन कहते हैं व्हाट अ टीचर डज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं अलग अलग थिंकर्स की। एक बार आप इन्हें याद कर लीजिएगा। द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, द नेचर ऑफ टीचिंग, अ डायनामिक, सोशल, ह्यूमन, मतलब वो एक डायनामिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, मानव केंद्रित होना चाहिए, वही टीचिंग सबसे बेहतर है। डायनामिक मतलब वो अलग अलग दिशाओं का ज्ञान उसमें होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। सेकंड देखिएगा, एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग जो है एक आर्ट और साइंस है। एक्सरसाइज ऑफ बीइंग सिस्टमैटिक एंड इंक्लूडिंग टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर आप ये कला डेवलप करेंगे, यही तो टीचिंग होती है। बच्चों को आप सोचने पर मजबूर करते हैं, बच्चे को आप दिमाग लगाने पर मजबूर करते हैं, बच्चे को आप ये समझाते हैं कि भैया आपको ज्ञान के साथ साथ खुद का विकास कैसे करना है।
केवल समाज का विकास करने का लक्ष्य बच्चे के दिमाग में नहीं रखता है टीचर। टीचर कहता है पहले स्वयं का विकास करो, आपो दीपो भव, उसके बाद आगे बढ़ना। पहले खुद के दीपक खुद बनो, तभी आप दूसरे को रास्ता दिखा सकते हो। थर्ड देखिए, डाइवर्स इन एप्लीकेशन, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ टीचिंग। मतलब डाइवर्स एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे, इसके प्रयोग की जब हम बात करेंगे, तो उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत सारी हो इसकी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देखिएगा, अ सिस्टम ऑफ एक्शन, अ प्रोफेशनल एक्टिविटी subjected to analysis and assessment, an interactive process, a specialized task, a collection of various modes. ये टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिस्टम ऑफ एक्शन, हम जो क्रियाविधि कर रहा है, एक टीचर जो क्रियाविधि करता है उसका भी एक सिस्टम होता है। अगर टीचर बच्चे को मार रहा है तो उसका एक ना कुछ मोटिव जरूर होगा। अगर टीचर ने बच्चे की तारीफ करी है तो उसका भी मोटिव जरूर होगा। Next, the aim and modes of teaching. The aim of teaching. Change the behavior of student. आप कहेंगे क्यों? बच्चे का बिहेवियर क्यों चेंज करना है? क्योंकि बच्चे को अभी तक केवल घर के माहौल मिला है, घर के माहौल में वो बड़ा है। अभी तक घर के माहौल में पेरेंट्स के सानिध्य में केवल उसका पालन पोषण हुआ है। पेरेंट्स के लिए बच्चा हमेशा प्रेमी होता है, वो उसे बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे को डांटते नहीं हैं। लेकिन समाज में जब बच्चा पहुंचता है तो उसे हर चीज देखनी पड़ती है। कभी आप इमेजिन कीजिएगा, स्कूल के अंदर एक टाइम फिक्स किया जाता है, इतनी बजे आपको आना है, एक ड्रेस कोड फिक्स होता है, उनको होमवर्क दिया जाता है। ये सब चीजें क्यों की जाती है? ताकि आप बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा सा गेम प्ले कर सकें, ताकि आप बच्चे को एक मशीन की तरीके से थोड़ा सा फॉर्म में कर सकें, ताकि वो इस सोसाइटी के अंदर इजीली रन हो जाए, उसका एक सिस्टम क्रिएट हो जाए। लेट लतीफ वो ना हो, टाइम के ऊपर एग्जैक्ट 8 AM मुझे स्कूल पहुंचना है तो एग्जैक्ट 8 AM स्कूल पहुंचना है। ये जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपको ये चीज रियलाइज होती है, मैं जल्दी क्यों उठ जाता हूं, क्योंकि स्कूल टाइम से मेरी ये प्रैक्टिस हो रखी है। हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, बट ये है। मुझे छुट्टी में बड़ा मजा आता है, जब मैं ऑफिस में होता हूं तो ऑफिस में छुट्टी हो जाती है, बड़ा मजा आता है। क्यों? स्कूल टाइम से ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, बच्चे का जो व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन लाना। घरेलू व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, मानव व्यवहार में परिवर्तन, आपसी व्यवहार में परिवर्तन। जहां इज्जत देनी है वहां इज्जत देनी है, जहां प्रेम करना है वहां प्रेम करना है। ये सब चीजें टीचर और टीचिंग उन्हें सिखाती है। इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, द शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स, ये इंट्रोडक्शन। द मोड्स ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग हेल्प्स टू शेप conduct and various skills. Instruction and introduction work on a higher footing than conditioning and training. Instruction is concerned with the development of knowledge and understanding in an individual. Teaching is aimed towards the shaping of a total individual. Introduction is a high level of teaching, shaping beliefs and ideas. ये modes of teaching है। किस तरीके से हम टीचिंग करनी चाहिए, बच्चे को कहां कहां पर ज्ञान देना है, उसकी ट्रेनिंग करवानी है, कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे हमें आगे बढ़ाना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, डिजायर्ड चेंज इन पीपल्स, आपका लक्ष्य चेंज हो जाता है, आपकी इच्छाएं बदल जाती है। जिस बच्चे को बचपन में केवल चॉकलेट की इच्छा रहती है, जब वो स्कूल में जाता है तो उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको वकील बनना है, उसको क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। डिजायर्स चेंज हो गए। शेपिंग द बिहेवियर एंड कंडक्ट, बिहेवियर अब चेंज हो रहा है, बिहेवियर में शेप आ गई है, बोलने का एक अंदाज उसका फिक्स हो गया है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान भी उसके अंदर अब आ चुका है। इंप्रूव द लर्निंग स्किल, बच्चा जब छोटा होता है वो कागज कॉपी को केवल फाड़ के फेंक देता है, लेकिन जब वो समझदार होता है, स्कूल में जाता है, तो उसकी लर्निंग स्किल्स बढ़ती है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट है क्वेश्चनिंग, सेकंड है डिस्कशन, थर्ड है इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन है, टीचर्स के द्वारा बच्चों से और बच्चों के द्वारा टीचर से लगातार क्वेश्चनिंग होती रहती है। जैसे कि सुकरात ने कहा था, प्लेटो ने कहा था,
डिस्कशनिंग भी ऐसा ही टॉपिक है, लेकिन डिस्कशन के अंदर क्या होता है, डिस्कशन में क्वेश्चनिंग नहीं होती है। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है, सर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चनिंग है। और डिस्कशन में सर ए प्लस बी अगर इतना है तो बी प्लस सी भी मैं इतना कर दूं क्या, ये डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चनिंग के अंदर केवल आपकी समस्या छोटी समस्या है जो कि समस्या के समाधान से खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर 2 + 2 इज इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चनिंग है। डिस्कशन में होगा सर ये प्लस और ये माइनस में डिफरेंस कर दूं क्या मैं थोड़ा सा, ये डिफरेंस कैसे होगा इसमें, ये डिस्कशन का पार्ट है। क्वेश्चन नहीं है दिमाग में, लेकिन जिज्ञासा बहुत है इसको लेकर, तो डाउट्स को क्लियर करता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन करना चीजों का, खोजबीन करना चीजों की। अब ये अकेला बच्चा कर सकता है, पूरा क्लास कर सकता है, टीचर प्लस क्लास कर सकता है। इन्वेस्टिगेट करना, टीचर हमें जब प्रोजेक्ट देते हैं, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप इंटरनेशनल बोर्ड को कभी रीड करेंगे तो वहाँ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, आपको टारगेट दिए जाते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है। हॉलीडेज जब आपके आते हैं, गर्मियों की छुट्टियां, तो 1-1.5-2 महीने आपको यही प्रोजेक्ट दिया जाता है कि भैया इस 2 महीने में आप इस शहर के गरीब बस्तियों में जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे इन लोगों की जीवन शैली कैसी है। आप इन 2 महीनों में बस अड्डे पर जाएंगे और ये चेक करेंगे बसों का सिस्टम कैसे चलता है, रेलवे का सिस्टम कैसे चलता है, ये एयरवेज का आखिर मॉड्यूल है क्या। ये इन्वेस्टिगेट करके वो लोग आते हैं, ये उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। देन एक्सप्रेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग्स include the teachers, स्टूडेंट्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है, एनवायरमेंट अच्छा होगा तभी टीचर स्टूडेंट बैठ पाएंगे, स्टूडेंट होंगे तभी टीचर पढ़ा पाएगा, टीचर होगा तभी स्टूडेंट पढ़ पाएगा। द प्रोफेशनलिज्म, suitable environment, teacher student relationship, student discipline and teacher and student devotion to teaching and learning। एक डिवोशन होना चाहिए। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, readiness, motivation, interest, curiosity to learn। जिज्ञासा नहीं होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज, इफेक्ट, एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स, एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी, स्लो बिगिनिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। बच्चे का एक एटीट्यूड होना चाहिए जो कि पॉजिटिव वे में चलता हो, उसकी एक हैबिट होनी चाहिए। हैबिट कौन सी, कि मैं और सीखूं, मैं और सीखूं, मैं और सीखूं, मैं और सीखूं। गुस्सा नहीं होना चाहिए, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाए और फिर ऐसी स्पीड, ऐसी रफ्तार पकड़े जैसे ट्रेन होती है, धीरे 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 और अपनी चरम स्पीड को पकड़ लेती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, क्या क्या ऐसा है जो टीचिंग को प्रभावित कर सकता है। द 3 वेरिएबल्स ऑफ द टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंट, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप एंड द सोशल एनवायरमेंट। कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां समाज ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारा बच्चा पढ़ाई करे। कुछ जगह पर टीचर और बच्चे के बीच में संबंध ऐसे बन जाते हैं कि बच्चा सुसाइड कर लेता है लेकिन वो स्कूल नहीं आएगा। कुछ जगह पर टीचर के पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चा क्लास में तो बैठा रहता है लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता। ये टीचिंग को अफेक्ट करने के तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ थ्योरी का पार्ट देखा, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं था बट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का यही था। अब इस इंपॉर्टेंट पार्ट के बाद हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को करने की। वीडियो को पॉज कीजिएगा एक बार के लिए जब आप क्वेश्चन देख चुके हों और अपना आंसर लगाने की चेष्टा कीजिएगा। What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? It increases the workload on student by taking multiple tests। वर्कलोड, मैंने आपको कहा था इसके अंदर हमें केवल पॉजिटिव क्वेश्चंस या पॉजिटिव ऑप्शंस देखने हैं। इट इंक्रीज द वर्कलोड, इट रिप्लेस मार्क विथ ग्रेड्स, इट एवेल्यूट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। 1 सेकेंड आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये चेक करने की कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी। अब इनके आप चारों का कोड दिया गया है। फर्स्ट है ए बी सी डी, बी डी, ए बी सी एंड बी सी डी। What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? जब बच्चे को हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसका कारण, उसका रीजन, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस कर दिया गया।
इट एवल्यूट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, हर एक मुद्दे पर बच्चे के हम उसका समाधान कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, बच्चे का डर हम खत्म कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है, इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट, ये एक नेगेटिव ऑप्शन है। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शंस पॉजिटिव ऑप्शन हैं। मैंने आपको चोरी तरीका बताया था, चोर तरीका, जब आंसर नहीं आ रहा तो क्या करें, नेगेटिव वाले को हटा दीजिए, पॉजिटिव को रख लीजिए। तो ए को मैंने हटा दिया, ए को मैंने हटा दिया, तीनों पॉजिटिव हैं, तो आपका आंसर हो गया डी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन यही होता है कि बच्चे की जो मार्क्स हैं उसको ग्रेड से हमने बदल दिया ताकि भेदभाव ना रहे। एवोल्यूट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के हर एक मुद्दे पर, एक एक पॉइंट पर हमने उसका विकास करने की कोशिश की है। सेकंड, which of the following attributes denote great strength of a teacher? क्वेश्चन आपके सामने है। द फुल टाइम एक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल्स, willingness to put assumption to the test, acknowledging mistakes। इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचने की कोशिश कीजिएगा। फुल टाइम एक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डू नॉट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ टीचर। अब आप कहेंगे टीचर अगर रोज आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सर थोड़ा सा जचा नहीं मामला। क्यों, क्या हुआ, जचा क्यों नहीं आपको, क्या दिक्कत आ गई? सर फुल टाइम एक्टिविटी में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास के अंदर तो उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो मैनेजमेंट में मतलब वो कहीं ना कहीं मक्खन लगाने का काम कर रहा है, तो एक ग्रेट टीचर वो नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये नेगेटिव हो गया। सिटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस, एक्नॉलेजिंग ऑफ मिस्टेक्स, ये तो तीनों अच्छे हैं, लेकिन पहला तो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, मतलब मैं ए को हटा दूं, सर हटा दीजिए। चलिए, तो आपका आंसर हो गया बी, सी एंड डी। Third, which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type questions? ठीक है, ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के अंदर। पूछा गया है which one of the following statement is correct? They are more objective than true false type questions. सेकंड है they are less objective than essay type questions. ऐसे टाइप क्वेश्चन। अच्छा, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो सकता है? मल्टीपल टाइप्स ए बी सी डी, जैसा आप देख रहे हैं, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। केवल सत्य और असत्य के अंदर क्या होता है, हमें ये तो मालूम पड़ जाता है कि ये दो असत्य हैं और दो सत्य हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कौन सा है हमें पता नहीं चलता। तो हाँ, ए हो सकता है, रख लेता हूं ए को मैं एक बार। सेकंड देखिएगा, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे में तो हमें सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव कह रहा है, मतलब गलत है, ये तो लिखा ही गलत है। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर, सब्जेक्टिव नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी गलत हो गया। दे आर मोर सब्जेक्टिव, ओहो सब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ये तीन तो गलत हो गए और ये हो गया मेरा सही। क्वेश्चन 4, what are required for good teaching? Diagnosis, remedy, directions, feedback। अच्छी टीचिंग के लिए क्या जरूरी है? ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपको लग रहा हो कि यार अब क्या लगाएं, सब लगभग एक जैसे लग रहे हैं, सही गलत का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर एक तुक्का आप लगा सकते हैं, ऑल ऑफ द अबाउट, सभी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, the main objectives of student evaluation of teachers are to gather information about student weakness, to make teachers take teaching seriously, to help teachers adopt innovative methods of teaching, to identify the areas of further improvement in teachers' traits।
क्या किया जाए, चेक करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए, चारों के अंदर अब हमें जस्टिफाई करना है। टू गैदर इंफॉर्मेशंस अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, जबकि मेन ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं स्टूडेंट एवोल्यूशन के, टीचर्स के लिए स्टूडेंट की किस प्रकार वृद्धि की जाए। टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टीचर को सीरियसली पढ़ाना चाहिए। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स, बिल्कुल होना चाहिए। टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर स्किल्स, बिल्कुल हमें कहां कहां सुधार करना चाहिए। लेकिन पहला ऑप्शन कह रहा है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ऑप्शन में ए बी सी डी चारों होते तब तो मैं शायद चारों लगा सकता था, लेकिन ऑप्शन में चारों है नहीं, तो सबसे नेगेटिव के अंदर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है, टीचर को स्टूडेंट के विकास के लिए जरूरी नहीं है कि क्लास में पहले वो ये चेक करे कौन कमजोर है और कौन होशियार है, नहीं, हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है भैया। तो पहला हटा दूं मैं, तो बी सी और डी आपका आंसर हो गया। सिक्स्थ, identify the important element of teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom. Simple question. Avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause, fixed posture. कहने का तात्पर्य है जब एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर सकता है। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वो ध्यान ही ना दे बच्चों पर, बच्चे चुपचाप बैठे हैं और वो अपनी रामायण गाए जा रहा है। फिर सीता ने कहा कि राम तुम कहां जा रहे हो, बच्चे सो रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज के अंदर लगातार परिवर्तन। फिर सीता ने कहा राम तुम कहां जा रहे हो, अचानक राम ने कहा सीता मुझे अब जंगल में जाना होगा। तो ये जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है इससे बच्चे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ये हो सकता है। रिपीटेटिव पॉज, सीता ने कहा राम तुम कहां जा रहे हो, बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, नहीं ये तो जचा नहीं। फिक्स्ड पोस्चर, सीता ने कहा राम तुम कहां जा, फिक्स, हिलना नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट, नहीं, बच्चे बोर हो जाएंगे, बोले किस बुत को हमारे सामने खड़ा कर दिया। वॉइस मॉड्यूलेशन, ये एक बेस्ट तरीका है जब आप बच्चों को क्लास में एड्रेस करते हैं। 7, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। यूज ऑफ पीर कमांड, सब चुपचाप बैठ जाएंगे। सेकंड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, अगर इस बार किसकी आवाज आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। थर्ड, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर्स। फोर्थ, बीइंग ऑथोरिटेरियन। चार ऑप्शन है, दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए क्या कर सकते हैं आप। यूज ऑफ पीर कमांड, क्वेश्चन है एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस। हम हैं वहां पर, तो सबसे बेस्ट निकलता है इसका अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर्स। आपका जो पढ़ाने का अंदाज है, जो पोस्चर है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। टीचर हमेशा बच्चों का ध्यान का केंद्र रहता है, बच्चे उस पर पूरा ध्यान रखते हैं। अगर उसका पोस्चर अच्छा नहीं है तो बच्चा कंसंट्रेट टीचर पर कभी नहीं कर पाएगा। 8, which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system? Select the correct alternative form the course given below. Prior experience of learners in respect of the subject, interpersonal relationship of learners family friends, ability of the learners in respect of the subject, students language background, interest of student in following the prescribed dress code, motivational orientation of the student। इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा आप। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, सेकंड है 1 3 4 5, थर्ड है 2 3 4 5, फिर है 3 4 5 6। कोशिश कीजिएगा इसका आंसर निकालने की। नेगेटिव को हटा दीजिए, नेगेटिव को हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए।
ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच सेट ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डेजिग्निंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम? कौन से ऐसे प्रकार हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी होंगे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए? तो हमें कुछ चीजों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहला, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ने आ गए और मुझे पता है कि आप लोग साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि आप साइंस से बैकग्राउंड से हैं तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं तो पढ़ाने लग जाऊंगा। लेकिन जैसे आपने कहा गुरुजी हम तो साइंस के बैकग्राउंड से, कभी हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो मेरा मेरा फोकस चेंज हो जाएगा कि हाँ इन बच्चों को थोड़ा ढंग से पढ़ाना है, आप इन्हें हिस्ट्री आती नहीं है। ठीक है, देन देखिएगा, एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। उस बच्चे की एबिलिटी क्या है उस सब्जेक्ट के लिए, वो कितना कैपेबल है, उसकी क्षमताएं क्या है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। मैं हिंदी बोलता हूं और मेरे क्लास के अंदर कुछ साउथ इंडियंस बच्चे बैठे हैं जो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, प्रॉपर इंग्लिश समझते हैं। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया संस्कृत में, हिंदी में, इसमें उसमें, तो बच्चों के ऊपर से सब सारी बातें निकल जाएगी और वो एंड में कहेंगे सर हुआ क्या क्लास में, समझाओ तो सही। तो पहले उसका लैंग्वेज बैकग्राउंड भी हमें जानना बेहद जरूरी है। एंड द मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये चीजें भी हमें जानना जरूरी है। सेकंड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स। उससे क्या मतलब है यार, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का ज्ञान में मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर निकलेगा आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ attracting students attention in the classroom, minimizing indiscipline problem in the classroom, optimizing learning outcomes of students, effective management of students in learning skills। सोचिएगा, the use of teaching aids is justified on the grounds of attracting students attention in the classroom। हाँ ये हो सकता है। दूसरा, minimizing indiscipline problem in the classroom, नहीं ये तो गलत है। थर्ड, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, वेरी गुड, ये हो सकता है। अफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्किल्स, नहीं ये है लेकिन ठीक है इतना अच्छा नहीं है। तो हमारा मुद्दा, हमारा कौन से ऐसे ग्राउंड्स में जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं, तो भैया ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी देखी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट कल हम एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या आई हो तो आप कमेंट में जाकर हमें बता सकते हैं, और कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।